बीपीएससी शिक्षक विशेष डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इस श्रृंखला के दूसरे कड़ी के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। आज जिन प्रतिभागियों ने अपना नाम डाला है इस बॉक्स में, उन बॉक्स में से हम एक पर्ची खींचेंगे, उसमें से जिसके भी नाम होंगे उसके नाम की घोषणा की जाएगी और उनको हम आमंत्रित करेंगे हॉट सीट पर बैठने के लिए। आज कुल मिलाकर के 5 प्रतिभागियों ने इसमें अपना नाम डाला है और इसमें देखते हैं कौन है। श्वेता आज के लकी प्रतिभागी कह लें। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता आपका। और जो शेष प्रतिभागी हैं उनसे अपील है कि थोड़ा आप पीछे हो जाएंगे। कैसी हैं आप? अच्छी हैं। आपको मालूम है कि आप कहाँ आई हैं? यस। क्या करने के लिए आई हैं? यस। पता है? यस। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देना है आपको ना, टीचर वाला। यस। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चल रही है। आपकी बढ़िया तैयारी को थोड़ा और बढ़िया करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं चुनिंदा 25 सवाल, और इन 25 सवालों का उत्तर आपको देना होगा। और आप जब उत्तर सही देंगे तो प्रत्येक सही उत्तर पर हमारे लिए मतलब आपके लिए हमारे पास अनंत दुआएं हैं। ठीक है? तैयार हैं? यस। तो इस कड़ी का यानी आज बीपीएससी क्विज 2 का पहला सवाल आपके लिए है। श्वेता, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। आपने सुना होगा एक धर्म भारत में है, सिख धर्म। सिख धर्म जिसकी स्थापना, जिसके प्रवर्तक कहा जाता है गुरु नानक को, उस धर्म में 10 गुरु रहे हैं। अब इन 10 गुरु में से आपको बताना है कौन से गुरु थे, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बसाया था। अमृतसर को बसाने वाले, क्वेश्चन समझ में आ गया? yes, अमृतसर को जिसने बसाया उसका नाम आपको बताना है। पहला विकल्प आपके लिए है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव। गुरु रामदास। yes, पक्का? yes, yes, शानदार शुरुआत आपने। सिखों के चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने कि अमृतसर शहर बसाया था, वो इस पद पर 1574 से 1581 के बीच में रहे। हम अपने श्रोताओं को बता दें, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। जैसा हम जानते हैं गुरु नानक उसके पहले गुरु थे, और सिखों के दूसरे गुरु अंगद का काल रहा 1539 से 1552, और उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। वहीं हरगोविंद, ये छठे गुरु थे हरगोविंद, और इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में डेवलप किया। सिख लड़ाकू जाति के रूप में विकसित किए गए गुरु हरगोविंद के द्वारा। और वही गुरु अर्जुन देव की तो बात कही जाएगी तो बहुत काम किया, और अंत में जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी थी। तो जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई थी, तो उत्तर हमारा होगा गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को इन्होंने ही बसाया था। क्वेश्चन था अमृतसर शहर की स्थापना। अमृतसर शहर सिखों के चौथे गुरु और 5वें गुरु ने बनाया वहां पर स्वर्ण मंदिर। रामदास ने बसाया अमृतसर शहर को, और अर्जुन देव ने बनाया वहां स्वर्ण मंदिर। दूसरा सवाल आपके लिए है, किस क्रांतिकारी ने कांग्रेस के संदर्भ में एक बात कही? कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, वर्ष में बैठना, उस संदर्भ में कहा, ये 3 दिनों का तमाशा है। ये 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के संदर्भ में 3 दिनों का तमाशा किसने बताया है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। yes, पक्का? yes, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कर दिया है आपने।
लाला हरदयाल ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है, और वहीं एक पंक्ति और उनकी थी, कांग्रेस शिक्षित भारतीयों की का वार्षिक मेला है। ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, याचना करने वाली, भीख मांगने वाली, मतलब बस केवल दे दो मुझे, कुछ कर दो। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अभी था कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन, 3 दिनों का तमाशा है, अश्वनी कुमार दत्त ने। क्वेश्चन आपके लिए अगला है, किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? बाबर भारत पर आता है और मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। आपके लिए विकल्प है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कन्फर्म है ना? बाबर के जीवन में पानीपत, खानवा, चंदेरी, घग्गर, 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528, 1529। आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, मेदिनी राय को पराजित किया था। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। वहीं खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, और पराजित हुए थे राणा सांगा। एक तरफ से बाबर ही था। और हम सब जानते हैं कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसने? बाबर ने। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। वहीं घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को, अफगानों को पराजित किया, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल आपके लिए, किस बंगाली ब्राह्मण ने 1775 ईस्वी में हेस्टिंग्स पर तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल पर आरोप लगाया कि उसने मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लिए हैं? 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप वारेन हेस्टिंग्स पर किस ब्राह्मण ने लगाया था? तैयार है? Yes, sir. पक्का? Yes. बोल देना। ऑप्शन है आपके लिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मोहन बोस, नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। नंद कुमार करेक्ट आंसर है। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स को इसमें बरी कर दिया गया था, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने अपने ऊपर आरोप लगाने वाले ब्राह्मण को फांसी की सजा दे दी थी। और इस तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी में, एक और बात ध्यान में रखेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जब भारत में कंपनी शासन की शुरुआत हुई, तो पहला फांसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो गए नंद कुमार, जिनको इस आरोप में फांसी मिला कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया था। वारेन हेस्टिंग्स वही है जो भारत से चले जाते हैं। उनका काल 1772 से 1774 एज ए बंगाल के गवर्नर, और 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। जब यहां से जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगता है, और महाभियोग लगाया था वर्क ने। हालांकि उसमें भी उनको 1795 ईस्वी में बरी कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे वापस लौटने के बाद वहां पर उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, उत्तर हमारा होगा वारेन हेस्टिंग्स। कब लगाया गया था? तो यहां से जब लौट गया था 1750 ईस्वी के बाद, तब उसमें बाइज्जत उसे बरी कब किया गया? 1795 में। यहाँ कौन थे? नंद कुमार थे। क्वेश्चन आपके लिए 5वां है। 5वां सवाल आपके लिए है, किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? नाम सुने सिद्धू और कान्हू का? पहला आपके लिए भी ऑप्शन है, संथाल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, अहम विद्रोह, मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू। 100 से नाम शुरू है इसलिए तो नहीं बता दी? इसलिए बता दी, यानी जरूरी नहीं है कि सिद्धू कान्हू से होगा, सब जरूर है, यही है। पक्का, बिल्कुल सही कर दिया। संथाल विद्रोह 1885 से 86 में हुआ, सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व किया। रामोशी विद्रोह 1882 ईस्वी में हुआ था, चित्तर सिंह ने। वही अहोम विद्रोह 1828 अहोम असम में हुआ, गोमधर कुंवर ने। और मुंडा विद्रोह बिहार के क्षेत्र में हुआ था, बिरसा मुंडा। पक्का ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 1899 में बिरसा मुंडा ने किया था। और अगला सवाल बहुत आसान है। दक्षिण भारत का एक राजवंश था राष्ट्रकूट वंश।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? विकल्प आपके लिए गोपाल, चंद्रदेव, नन्नुक, दंतीदुर्ग। नन्नुक। नन्नुक। यस सर। फिर से ऑप्शन दीजिए तो। गोपाल, यस सर। चंद्रदेव, नन्नुक, दंतीदुर्ग। 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 यस सर। नन्नुक ना ना नो सर। कि नन्नुक और दंतीदुर्ग? नहीं, कौन? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग Yes. करेक्ट आंसर है। नहीं तो हमको तो लगा आप अपने दुर्ग में फंस गए, लेकिन अंत में आपके दंती दुर्ग पर आकर के आपने बताया और आपने सही बताया। दंती दुर्ग नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी और यह खजुराहो उसकी राजधानी थी। वहीं दंती दुर्ग की राजधानी मान्यखेत थी, है ना। और चंद्रदेव ने गहरवाल वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी कन्नौज थी। गहरवालों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंदेलों की राजधानी कहीं थी? खजुराहो या महोबा। और दंती दुर्ग ने स्थापना की किसकी? राष्ट्रकूट की। उसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। और गोपाल ने तो पाल वंश बनाया था अपना मुंगेर जो है ना। यस पूर्व में कभी चंपा नगरी होती थी वो, है यस। जी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जन गण मन अधिनायक जय है, गाइए कभी? यस सर। अच्छा किया। कब हुए? 26 जनवरी, 15 अगस्त? दोनों में सर। दोनों में। बाद में नहीं ना, बीच में नहीं ना कभी ना? बीच में भी गाते। बीच में भी कभी कभी गाते हैं। तो उसे राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था आपको पता है? यस सर। बिना ऑप्शन के बता देंगे क्या? Yes, sir. बताइए ना सर। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को यस सर। कंफर्म है? यस सर। बिल्कुल सही कर दिया। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसको गाया गया था और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी जिस समय उन्होंने ये हुआ था। और इसके बाद वो 27 दिसंबर को वो अधिवेशन शुरू हुआ था। वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें गाया गया, लेकिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है 24 जनवरी 1950 को। और ये पूरा जो आप देख रहे हो वो 4 पैराग्राफ का है पूरा गीत, जिसके अंतिम पैराग्राफ के को लिया गया है राष्ट्रगान के रूप में। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन भारतवर्ष में अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, कभी 1 साल के पूरा होने के बाद ही तोड़ दिया गया, कभी साल भर बाद भी नहीं हुआ भंग कर दिया गया, कभी 4 साल पूरे हुए भंग हो गए, कभी यानी कहने का अभिप्राय कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा ने अपनी आयु को पूरा नहीं किया है। आपको बताना है इतना भारत में अब तक, जानते हैं ना 17वीं लोकसभा है। Yes, sir. अब तक कितनी लोकसभा ऐसी है जो अपनी आयु को पूरी नहीं कर पाया? ऑप्शन दे देते तो आप सोचिएगा बिना ऑप्शन है कि 6 बार, 5 बार, 8 बार, 2 बार, 8 बार। 8 बार यस सर। पक्का? यस सर। हाँ। पहला कब हुआ? 1977। पहला 1977। थोड़ा ज़्यादा पहले बोल दिए, ज़्यादा बात बोल दिए, पीछे आ रहा था 1970 में। लेकिन आप सही हैं, 8 बार हुआ था। 8 बार हुआ था। 8 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा ने अपनी आयु को पूरा नहीं किया। हम अपने श्रोताओं को बता दें 1970, 1977, 1979, 1984, 1989 नवंबर में इसे भंग किया गया, 1991 में भंग हुआ, 1997 में भंग हुआ, 1999 में भंग हुआ। अच्छी बात यह है कि 21वीं सदी में कभी भी ऐसा अभी तक 23 साल जो बीते हैं, इन 23 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं आई है। भारत में ईवीएम पहले ठप्पा वोटिंग पर्चा से वोट होता था, अब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की शुरुआत भारत में हुई। आपको बताना है भारत में ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दें आपके लिए? यस सर। 1980, 1982, 1990, 1984। 1982। 1982 यस सर। कहाँ हुई थी? केरल। केरल में। पक्का करेक्ट।
केरल विधानसभा में सबसे पहले 1982 ईस्वी में इसको अपनाया गया था और 50 बूथों पर ऐसा किया गया था, लेकिन पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना गोवा। और 2004 का जो आम चुनाव था वो ईवीएम से, आम चुनाव कहने का आशय है लोकसभा चुनाव जो 2004 वाले हुए थे वो ईवीएम से हुए थे। और उसके बाद 2009 के बाद से यह निर्णय लिया गया कि सारे मतलब लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव किससे होंगे, ईवीएम से होंगे। हालांकि बड़ी चर्चा होती है ईवीएम में दाबो कुछ और एक को निकलता है, ऐसा आप ही सुने हैं क्या? नहीं सर अभी तक मतलब सुने, मतलब देखे नहीं है, लेकिन ऐसा चर्चा सुने कि ये लोग सब कहते रहते हैं। आप नहीं देखे हैं वो बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना ईवीएम के ऊपर संदेह किया जाता है कि वो एक को भाषा बोलता है, कमल की। अच्छा चलिए अगला सवाल आपसे है, अगला सवाल है आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लगाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? किस संविधान संशोधन द्वारा? 96वां 2011, 98वां 2012, 100वां 2015, 101वां 2016। 101वां 2016। 101वां 2016 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस सर। पक्का ना? पक्का सर। वाह, सर्विस तो अभी अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं टैक्स देंगे कि नहीं, लेकिन सर्विस अच्छा है आपकी। अगला मतलब देखिए, हम अपने श्रोताओं को बता दें 96वां जो 2011 में आया था वह 8वीं अनुसूची में आया है। और 8वीं अनुसूची में संशोधन ज़्यादा बार नहीं हुए हैं, महज 4 बार हुए हैं। और उनमें से 2011 में जो 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया उसमें उड़िया शब्द की जगह पर ओरिया, यानी उड़िया न बोल करके अब उसको बोला जाएगा ओडिया। तो उड़िया को ओडिया में तब्दील किया गया था 2011 में 8वीं अनुसूची में 96वां संशोधन द्वारा। वहीं कर्नाटक के राज्यपाल के अधिकार को थोड़ा बढ़ाया गया 98 के द्वारा, और ये था 96वां 2011 8वीं अनुसूची में, 98वां 2012 कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया। और 100वां हुआ था जब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि कुछ थी जिसको भारत सरकार ने उसको हस्तांतरित किया, यानी भारत के द्वारा वो भूमि दी गई किसको, बांग्लादेश को दी गई। और इसके लिए संशोधन किया गया 100वां का, अर्थात हम अपने देश के किसी खंड को अगर किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो उसके लिए संसद में कानून बनाना अनिवार्य होता है। फिर इसी तरीके से अगर किसी दूसरे देश के सीमाओं को या किसी दूसरे क्षेत्र को अधिग्रहित कर रहे हैं तो भी कानून बना करके ही अधिग्रहित भी किया जा सकता है और कानून बना करके ही उसको किसी को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है? किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है? आर्टिकल 326, आर्टिकल 124, आर्टिकल 368, आर्टिकल 338। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 से यस सर। पक्का? Yes. यानी जितने संशोधन जो अभी बता रही थी 101वां और हुआ है सब वही आर्टिकल के कारण। यस सर। करेक्ट आंसर है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और आर्टिकल 368 के तहत ये संशोधन होते हैं। जहां तक सवाल आर्टिकल 326 का है तो वयस्क मताधिकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे, इसकी चर्चा हुआ करता है। 214 में राज्य में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। एक संगठन है राष्ट्रीय विकास परिषद, नाम सुनिए? यस सर। एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके लिए 15 मार्च 1950, यस सर। 6 अगस्त 1952, यस सर। 6 अगस्त 1952। पक्का ना? Yes, sir. इनमें से कोई नहीं बोला? नहीं सर, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी। यस सर। पक्का ना? यस सर। करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद। गौरतलब हो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था जो अब नहीं रहा और इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है नीति आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, उसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं या योजनाओं का निर्माण करना, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। योजना निर्माण करने के लिए योजना आयोग उत्तरदायी था, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। जब इसकी बैठक उठक होती है तो इसका तरह का होता है वैसे, और सदस्य लोग भी इसके होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। एक इसके अलावा एक अंतर्राज्यीय परिषद होती है।
उसमें क्या होता है कि जो टैक्स आते हैं उसको कैसे कैसे वितरण करना है, राज्यों का हिस्सा क्या है, इसके लिए होता है। तो ये तीनों बहुत अर्थ था, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, जिसमें से योजना आयोग के जगह पर अभी काम करता है नीति आयोग। आगे एक शब्द आता है MUDRA, मुद्रा। MUDRA, मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस बैंक योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 8 अप्रैल 2015, 22 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2016 और 1 मई 2016। 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को। यस सर। मुद्रा का यस सर। पक्का ना? पक्का सर। ठीक है, सही है। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 31 दिसंबर 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वय बंधन प्रयोग, है ना, बुजुर्ग लोगों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की घोषणा की थी। और 22 जनवरी 2015 बहुत अर्थपूर्ण है आप लोगों के लिए। जानते हैं क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा पानीपत से हुई थी। और इसी दिन एक और योजना शुरू किया गया था, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। तो ध्यान में रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP का जो स्लोगन काफी चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से हरियाणा से हुई थी, है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रहेगा ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों का उत्पादन और उपयोग में भारत का स्थान विश्व में है। उर्वरक के उत्पादन और उपभोग दोनों, उत्पादन करके खाने में भी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अभी चौथा विकल्प कहाँ बोले थे? अच्छा चलिए, लेकिन ठीक है बोला है आपने। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अच्छा, अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर जानती हैं तो क्या चौथा मतलब विकल्प सुनना नहीं चाहते? नहीं सर, मतलब लगता है कि जल्दी से मतलब दे देते हैं, हटाओ झूठ मूठ के, कहीं विकल्प सुनने के बाद कहीं और झंझट हो जाए, ये होता है। इसलिए सोचें कि जल्दी से दे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, अच्छा सही। प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पे USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और तीसरा पर भारत। वाह। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति सुनी है? अनेक क्रांति सुनी होंगी। ये रजत क्रांति का संबंध क्या है वही बताना है आपको। कपास उत्पादन में, दुग्ध के उत्पादन से, अंडा उत्पादन या कुक्कुट पालन, और पेट्रोलियम उत्पादन से। अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से हो गया रजत क्रांति। अच्छा, कपास का बता सकती हैं? क्या? कपास का रजत उत्पादन। रजत तो है इसमें, रजत क्रांति इसमें, रजत रेशा। हाँ, ध्यान में रखना है, हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि रजत क्रांति मतलब अंडा और कुक्कुट, और रजत के साथ रेशा लगा रहेगा तो हो जाता है कपास। और वही दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। 18वां सवाल है, एक ज्वालामुखी, मैं नाम अभी बोलूंगा, इनमें से बताना है कि कौन सी ज्वालामुखी इटली की है। इटली समझ रहे हैं ना? डोसा इटली वाला। हाँ ठीक। एटना, विसुवियस, एस्ट्रोम्बोली, ऑल ऑफ दिस। पक्का, यानी एटना भी है, विसुवियस भी है, एस्ट्रोम्बोली भी है। तीनों के तीनों इटली में है। करेक्ट आंसर है, एटना जो है वो इटली के सिसिली में है, और एस्ट्रोम्बोली जो है वो लिमारी द्वीप में है, और ये तीनों के तीनों इटली में है। अगला क्वेश्चन आपसे है, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, है ना? तो तमिलनाडु राज्य में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 2 और अभी प्रस्तावित हैं, तो कुल मिला के 15 हो जाएंगे। एक प्रस्तावित जो है वो बंगाल में है और एक आंध्र प्रदेश में है, तो जब विकसित हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी आपसे पूछा जाए कि भारत में अभी बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो 13 हैं, और छोटे बंदरगाह 190 हैं। इन 13 बड़े बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह आप है, अभी जो मैं बोलूँगा
वो तमिलनाडु का है। पहले तो आप ये जान गए ना कि कितने बंदरगाह हैं बड़े, कितने बड़े बंदरगाह? 12 ना 13 बंदरगाह हैं। उनमें से कौन ऐसा है जो तमिलनाडु में है? तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप, नाबासेवा। तूतीकोरिन कांडला जानती हैं कहाँ है? तो उड़ीसा, कांडला गुजरात, कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा और नवासेवा महाराष्ट्र। आप बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तूतीकोरिन के अलावा एन्नौर और चेन्नई, ये 2 तमिलनाडु में आते हैं, बंदरगाह हैं। और गुजरात में कांडला है, सॉरी कांडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है और नवासेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। और बाकी कांडला वाला भी अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में, जो पूरब हो गया हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे है, निम्न में कौन सा हार्मोन पौधों में पाया जाता है? ऑक्जिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, ऑल ऑफ दिस। एक सवाल है, पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन? 8 प्रकार, 8 गो। और उनमें से ये ऑक्जिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये 8 गो में से है ना? करेक्ट आंसर। इसके अलावे जो है उसमें है एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, फ्लोरिजेंस, ट्राउमेटिन एंड कैलिन। अगला क्वेश्चन क्या विचार है, पूछें कि छोड़ दूं? 5 और बताइए दीजिए। क्या लग रहा है? बता देंगे पक्का? यस सर। 20 को जो बताए इसके बारे में पूछ लूँ तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बहुत। यस। चलिए, आने से पहले डर टाइप का लग रहा था? थोड़ा सा लग रहा था, कभी आई नहीं थी ना सर, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन अब नहीं लग रहा। अभी नहीं लग रहा? अब नॉर्मल, आप मतलब इस तरीके का हो गई, एकदम कंफर्ट महसूस कर रही है? यस हाँ। चलिए, निम्न में से कौन क्रूसीफेरी कुल का है? क्रूसीफेरी एक बोटनिकल कुल है, उसका उस कुल का पौधा, उस कुल का कौन है इसमें से? नींबू, सेब, मूली, दलहन। मूली क्रूसीफेरी कुल का है। वाह, बिल्कुल सही दिया है आपने। नींबू रूटेसी कुल का है। नींबू में रूटेसी कुल में संतरा आते हैं, मौसमी हैं, ये सब आता है। और वही सेब जो है वो रोजेसी कुल का है। सेब रोजेसी कुल का, नींबू रूटेसी कुल का और मूली जो है वह है क्रूसीफेरी कुल का। और वही दलहन वाला तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का आता है, लेग्यूमिनेसी कुल का है ना? लेग्यूमिनेसी कुल में दलहन के अलावे कत्था, बबूल, ये सब देखे हैं? ओकरो में छिमी छिमी कत्था, बबूल का पेड़ देखें? ओकरा में कभी बबूल के अंदर फल देखें, मतलब उसका लटका हुआ वो 2 छिमीदार जो है ना उसका, इसी कारण से उसको लेग्यूमिनेसी कुल में रखा गया है। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। 22वां आपके लिए है, कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा रचित है? परिमल, गोदान, यामा, रात तरंगिनी। यामा पक्का? या फिर कहीं ऐसा तो कहीं यामा क्या होने वाला है, इतनी कहीं नहीं सर, यामा पुस्तक बोल रही है। करेक्ट, बिल्कुल सही करेक्ट। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। गोदान प्रेमचंद, कौन बोल सकता है? महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को, जिनकी अन्य कृतियों की जब चर्चा होगी तो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि पहली पंक्ति की है। वही रात तरंगिनी प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहास में काफी सम्मान से एक नाम लिया जाता है, कलहन का। रात तरंगिनी किनका है? कलहन का। एक खेल, कभी कोई खेल जिसमें इंटरेस्ट और रखती हो? कौन सा खेल? बैडमिंटन में। अच्छा, अब हम देखते हैं, पता नहीं एक तो आ गया है। हाँ, फुटबॉल खेल का है क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा कप फुटबॉल खेल से है? एजार कप, आगा खां कप, नारंग कप, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी खेलती बैडमिंटन और संतोष ट्रॉफी का। इसमें कौन बैडमिंटन का पता है? कौन? आगा खां तो हॉकी का। ऐसे आप सही बताई है कि संतोष ट्रॉफी है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, लेकिन बैडमिंटन के इसमें थे नारंग कप।
कौन के थे? नारंग। नारंग कप बैडमिंटन के, और आगा खां कप बहुत चर्चित कप है, हॉकी के लिए है। एजार कप पोलो के लिए, एजार कप पोलो, आगा खां कप हॉकी, नारंग कप बैडमिंटन और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्पर्धा है। ठीक है। एक मतलब एक पदार्थ है, मिश्र धातु है, उसमें तांबा 90% है, अल्युमिनियम 10% है। तो 90% तांबा और अल्युमिनियम के 10% के मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनेगी? तैयार है ना आप? यस सर। टाइप मेटल, मेटल टाइपिंग करने वाला। दूसरा कृत्रिम सोना, ठगने वाला नहीं, लोग सब पहन लेते हैं, मतलब सोना जैसा लगता है, आर्टिफिशियल सोना। और तीसरा मुज मेटल, चौथा डच मेटल। कृत्रिम सोना। इतना विश्वास से कैसे जानती है? यूज करती है, लगता है बिल्कुल सही होता है भाई, झगड़े के लिए तो चलता है। चलिए, और टाइप मेटल में टीन 82% है। टाइप मेटल मिश्र धातु है टीन का, सीसा का और एंटीमनी का, और उसमें 82%, 15% और 3% है। वही मूज मेटल तांबा और जस्ता का है, Cu 60% और Zn 40% है, सिक्का बनाने के काम आता है। और डच मेटल भी जस्ता और तांबा का है, फर्क केवल कंपोजिशन का है। डच मेटल में तांबा 80% और जस्ता 20% है। 25वां सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन मैग्नीज का अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क मिलेराइट, पाइरोल्यूसाइट, ग्रीनोकाइट, सिनेवार। पाइलोसाइट। पाइरोल्यूसाइट। यस सर। बोलने में लंबा लगा इसलिए नहीं सर। है, इसलिए। यस सर। और मिलेराइट किसका है? निकेल का है। निकेल का। मिलेराइट निकेल का है। पहले तो आप सही उत्तर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद। और अब हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि मिलेराइट निकेल का है, ग्रीनोकाइट कैडमियम का है और सिनेवार पारा का है। मिलेराइट निकेल का, पाइरोल्यूसाइट मैग्नीज का, ग्रीनोकाइट कैडमियम का और सिनेवार पारा का। ये तमाम 25 ऐसे प्रश्न थे जिसके बहाने हम लोग, कई प्रश्न है जिसका एक प्रकार से अभ्यास कर लेते हैं। और अब अंतिम महीने में जब हमें, तो थोड़ा सा क्या होता है कि इससे हमको एक रियाज भी हो जाता है और साथ साथ थोड़ा विश्वास स्तर भी जग जाता है। तो आपके बहाने जो हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आप भी आना चाहते हैं, आप हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये बॉक्स तो प्रश्न बॉक्स है, लेकिन नेम बॉक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है। डालिए, खिंचवाइए और बैठिए हॉट सीट पे हमारे साथ उत्तर दीजिए 25 प्रश्नों का। आप आई 25 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपकी यात्रा बहुत बहुत सुंदर हो। जल्दी नौकरी करिए।